डॉक्टर साहब, आज आपके साथ बड़े दिन के बाद बात हो रही है। इतनी ज्यादा सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान। वो पीटीआई के लोग तो कह रहे हैं इमरान खान पूरी दुनिया के लीडर इस वक्त मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहे हैं। उधर इमरान खान के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है। ओपोजिशन जमातें इमरान खान को फारिग करने को तैयार बैठी हैं। और आज वो जो 57 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, उनको सामने बिठा के इमरान खान ने कहा है कि आप नाकाम हो चुके हैं, आप डिलीवर नहीं कर चुके, मगर अब आप पे मजाक उड़ाता है और आपको कुछ करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब क्या वाकई लीडर बन चुके हैं? क्या वाकई मुस्लिम उम्मा नाकाम हुई है और इमरान खान को भेजा जा रहा है? बिकॉज जो पीटीआई के लोग या बाकी जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि इमरान खान मुस्लिम उम्मा का लीडर है और अमेरिका से हमने पंगा ले लिया, इसलिए। तार साहब, चीमा साहब, मैं आज सबसे पहले देख तो मैं 2 हफ्ते पाकिस्तान से बिल्कुल इस ड्रामे को अपनी आंखों से देख कर आया हूं, सारा जो कुछ हो रहा है सर्कस को। लेकिन इससे आज बात करने से पहले जो मेरी जो दिल की आवाज है उस पर बात करना चाहूंगा। मैं कंडेम करना चाहूंगा कि जिस तरीके से डॉक्टर रमेश कुमार के बारे में नेशनल टीवी के ऊपर जो जबान इस्तेमाल की गई है, सबसे पहले मैं उसको कंडेम करना चाहूंगा। डॉक्टर रमेश कुमार पाकिस्तान के एक हीरो हैं, पाकिस्तान के एक काबिल इज्जत सियासतदान हैं। वो उनकी सर्विसेज फॉर पाकिस्तान रिमार्केबल, और मैं ये बिल्कुल सख्त लफ्जों के साथ कंडेम करूंगा जो जबान उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई। बल्कि जो खान साहब को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि दुनिया को इस्लामोफोबिया का जो भाषण देने से पहले अपने जो ज्योति वजीर आपने जो रखे हैं उनको भी बिठा के जरा लेक्चर दें कि शाइस्ता जुबान इस्तेमाल करें, क्योंकि नेशनल टीवी पे लोग बहनों के, माओ के साथ, बच्चों के साथ बैठते हैं और वहां पे इस वक्त ऐसी जबान इस्तेमाल हो रही है जो कि लोग टांगों वाले भी नहीं, बसों वाले भी नहीं, बसों में भी वो जबान इस्तेमाल नहीं होती। ये उस पार्टी से इनका एडवाइजर उस पार्टी का है जो सुबह शाम रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें देते हैं। मैं इंतहाई शर्मिंदा हूं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन कि एक आदमी ने जो खुद गैर मुंतखब है, जिसको एक भी वोट नहीं मिला अभी तक, किसी ने नहीं दिया, जो सिलेक्टेड है, जिसकी कोई सर्विसेज नहीं पाकिस्तान के लिए, उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शर्मिंदा किया। मैं उस पर अफसोस। अब उस बात पे अगर मैं कहा, अब मैं ओआईसी पे बोलना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप अपना एतमाद खो चुके हो, लोग आपके लिए तैयारियां करके बैठे हो, हालात ये हैं चीमा साहब के कल नून लीग वालों ने 8 पीटीआई के एमएनए से माजरत की है। वो उनसे टिकटों की गारंटी मांगते थे। उन्होंने कहा है कि आप जिन हलकों से हमसे टिकटों की गारंटी मांगते हैं, हम आपको एडजस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अगर हमें एमएनए को हमें अगर टिकटों की गारंटी दी जाए तो हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपने लोगों का एतमाद खो चुके हैं तो आप किस मुंह के साथ ओआईसी में खड़े होके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मॉरल कोई उसकी वजह नहीं बनती। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मैंने देखा है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप पर फाइल कर दिया जाता है तो सदूर अपने फॉरेन दौरे कैंसिल कर देते हैं, अहम डिसीजन लेने बंद कर देते हैं, क्योंकि वजह ये होती है उसकी कोई वक़्त नहीं होती। अब मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा कि 57 मुल्कों के वुज़रा खारजा वो कितनी तवज्जो दे रहे होंगे इनकी स्पीच को, जब पता हो कि ये घंटों के हिसाब से ये मेहमान है। उसका जवाब नहीं था। फिर आपने खुद इसमें फरमाया कि उन्होंने कहा कि ओआईसी इज अ फेल इंस्टीट्यूशन, इज अ फेल ऑर्गेनाइजेशन, कश्मीर और फलस्तीन पे वो कुछ नहीं कर सके। तो फिर मुझे ये बताएं शहनशाह अकबर के गुर्बत का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? एक गरीब मुल्क जहां पे इस वक्त 2 वक्त का खाना लग्जरी है, तो आपने इन 57 मुल्कों के वज़रा खारजा को पाकिस्तान के खर्चे पे बुला के इस्लामाबाद में 3 दिन सारा कारोबार बंद करके आप शहनशाह अकबर को दरबार सजाने की क्या जरूरत थी? कोई जवाब बनता है इस ओआईसी का? मेरे यूथिया भाई जो कि बिल्कुल जिनकी आंखें और कान बंद हो चुके हैं, वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि देखें जी यहाँ पे एक क्रिकेट टीम क्या है, 57 मुल्कों के वजीर खारजा यहाँ लेके आ गया, इसने कौन सा काम किया? कोई एक बात मुझे बता दें जो आज तक इन्होंने कुछ की हो पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। अब मैं ओआईसी पे बोलना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए कि ओआईसी क्या चीज है। चाहे उसके ऊपर आप देखें जब से वो बनाई क्यों गई?
पैरेलल एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई यूनाइटेड नेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की, और पहले दिन से नाकाम। ना वो बैतुल मकदस के लिए कुछ कर सके, ना फलस्तीन के लिए कुछ कर सके, ना सीरियन मुसलमानों के लिए कुछ कर सके, ना यमनी मुसलमानों के लिए कुछ कर सके, ना बर्मीज मुसलमानों के लिए कुछ कर सके, ना वीगर मुसलमानों के लिए कुछ कर सके, और ना कश्मीरियों के लिए कुछ कर सके, और आखिरी बात, ना अफगानिस्तान के लिए $1 दे सके। तो उनको बुला के पाकिस्तान में ये शहनशाह अकबर ने गुर्बत का मजाक क्यों उड़ाया अपने पाकिस्तान का, जहां पे 2 वक्त के खाने के लिए लोग तड़प रहे हैं। हालात आज के ये हैं कि आज इस वक्त चीमा साहब $1 184 का फिर भी नहीं मिल रहा, और पेट्रोल $115 का हो चुका है। और खान साहब ने अपने स्पीच में फरमाया पिछले दिनों में कि मैं वजीर आजम हूं, मैं टमाटर और प्याज के रेट सेट करने नहीं आया। हजूर, एक तरफ मेरा मकसद, एक तरफ आप कहते हैं कि आप MNAs के बाप हैं, तो आप इनके सुतेले में आप बाप ही बन जाए जिन्होंने वोट दिए में आपको, जो जलसों में आपके सामने आप भर भर के बसों में ले आते हैं, वो टमाटर खाते हैं, प्याज खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो इनके नहीं मिल रही इस वक्त। और उसके बाद देखें, अगर मेरा ख्याल में आज इन्होंने दूसरी स्पीच की इस्लामोफोबिया, दुनिया को प्रचार करने से पहले जरा खुद सोचें सियालकोट में आपने क्या किया था वहां पे। और आज मुझे अफसोस है कि 16 साल की एक लड़की, हिंदू लड़की, आज सखर में उसको अगवा करने की कोशिश में गोली मार दी गई। आपके घर में क्या हो रहा है इस्लामोफोबिया के साथ? आप अपना काम छोड़कर, अपना बैकयार्ड में अपना होमवर्क छोड़ के आप दुनिया के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। घर में तो पहले देखें क्या हो रहा है आपके अकलीतों के साथ, क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आपको पता है पेशावर के अंदर जो इन्होंने शिया इमाम बारगाह में जो अभी तक उसके खून के धब्बे साफ नहीं हुए, तो दुनिया को भाषण आप बताते हैं। तो मेरा मकसद है कि एक इस तरह के एक फिक्शन दौर में रहना दुनिया, मेरा मकसद जिस तरह मैंने बताया था कि हम पाकिस्तानियों को एक बड़ी बीमारी है, इंपोर्टेड चीजों के इश्क और जुनून में हमने सारे अपने लीडर भी इंपोर्ट किए हैं। देखे ना इस वक्त MNA भाग रहे हैं बेचारे, मैं उनके साथ हूं, मेरी फीलिंग्स है। उसकी वजह ये है कि वो करोड़ों रुपए के खर्चे करके आए बेचारे, इलेक्शन लड़े, उन्होंने अपनी पार्टियां चेंज की इनके लिए। और फिर उसके बाद ये कि वो जब इस्लामाबाद आते हैं तो वहां पे देखते हैं कैसे लोग हुकूमत चला रहे हैं जो इलेक्टेड ही नहीं है। वो करप्ट अमीर लोगों के बच्चे हैं जो सारी गवर्नमेंट चला रहे हैं, और इन लोगों को ना वो इज्जत देते हैं, ना उनको रिस्पेक्ट करते हैं। वो क्या करें बेचारे? आप खुद उनके जूतों में जरा पांव डाल के देखें तो आप क्या करें, क्योंकि उन्होंने हलकों में जाना होता है, उन्होंने अब गली बाजारों में जाना होता है। जिनके वोट लेकर आए हैं वो किस मुंह से जाते होंगे बेचारे? वो बिल्कुल हक में जाना है। आपने इंग्लैंड अमेरिका से आपने जो बच्चे लेकर आए अमीर लोगों के, गवर्नमेंट तो वो चला रहे हैं, और बल्कि बदतमीजी के साथ चला रहे हैं। ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं कि नौज बिल्ला, और कोई रोकने वाला नहीं उनको, कोई रोकने वाला। किसी एक इंसान ने कंडेम नहीं किया डॉक्टर रमेश कुमार की जो बेहूदगी जो हुई उनके साथ, बल्कि उस बंदे ने बार बार इस्लामाबाद में हर टीवी स्टेशन पे खड़े होकर मजीद उसमें लफ्ज ऐड किए कि एक औरत का हस्बैंड मर जाता है तो वो क्या होता है। खुदा रहा यार, कोई मॉरल्स होते हैं, कोई नेशनल पॉलिसी पे बात करो, नेशनल इश्यूज पे बात करो। जुगतों के जरिए आप मेरा मतलब गवर्नमेंट चला रहे हो। और अमीरुल मोमिनीन जो है वो हर बात के साथ हजरत उमर की मिसालें। मैं समझता हूं कल जो उन्होंने एक और तूफान खड़ा कर दिया, जो पिम्स के अंदर नई इमरजेंसी का इफ्तिताह करने गए हैं, तो वहां पे जाके उन्होंने फिर खालिद बिन वलीद का मिसाल दी है। उन्होंने कहा जी उन्होंने मुअत्तल कर दिया था, मैं भी एक जूनियर अफसर को आगे ले आऊंगा, तो फिर कहिए खुदा ना लो यार। तुसी कभी आप जाके उनकी मिन्नतें करते हो, पांव पड़ते हो, कहते हो डैडी डैडी, मुंडे में अखा मार देना, कभी आप मेरा मकसद कभी आप उनको तड़ियां लगाते हो। दिन में 3 तो रंग तब्दील होते हैं आपके। देखे ना मेरा मकसद, कोई हद होती है। मेरा मकसद अब आप सारे पहले आप अभी तक भारत के खिलाफ चलते रहो, अब उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें कर रहे हो आप। और बैलेंस यार खुदा ना डालो। मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा, बल्कि फॉरेन पॉलिसी पे चीमा साहब, उनकी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं जी वो देखिए हमारा पड़ोसी भारत है, हिंदुस्तान है, वो बैलेंस करता है। और यार वो पैसे मांगता है हर जगह जाके। आपको अभी डॉलर दिखाए, आपको डॉलर नजर आते हो नेपाल से, तो आप अभी नेपाल चले जाएंगे। मेरा मकसद, आप भारत की मिसालें देने से पहले आप देखो तो सही कि आप कहां खड़े हो। वो करप्शन पे 85 नंबर पे, इतना बड़ा मुल्क आपके साइज से 10 गुना, और आप 140 पर है। वहां डॉलर पिछले 10 साल से 67
70 रुपीज पे है, आपका डॉलर अब मिल नहीं रहा, 185 पे 184 पे हो रहा है, फिर भी नहीं मिल। अब पता नहीं, आप यू आर लिविंग इन अ लाला वर्ल्ड। हमारा अमेरिका में कहते हैं कि यू आर लिविंग इन, किस दुनिया में रह रहे हैं आप? मैं मानता हूं आपकी सारी कैबिनेट की आमदन डॉलर और पाउंडों में है, लेकिन आप कुछ हया करें। जिन लोगों के सामने आप स्पीच देते हैं वो तो गरीब आदमी है बेचारे, वो तो हाई स्कूल भी नहीं है, आप मिसालें उनको ब्लूमबर्ग की दे देते हैं। मेरे सब इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए तो ये ओआईसी को का इजलास बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक तो पॉलिटिकल मोरालिटी के बेस पे, क्योंकि आप एतमाद खो चुके हैं लोगों का, और दूसरी वजह यह बनती थी कि ओआईसी एक अमेरिका का टूल है, सऊदी अरेबिया का एक प्रोपेगेंडा टूल है, और वो कुछ भी आपने माना उनके सामने खड़े होके कि इस फेल ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर उनको बुलाने की क्या जरूरत थी भाई? ये खर्चा करने की क्या जरूरत थी? आप कहते हैं कि दुनिया के लीडर बन गए, किस तरह लीडर बन जाएंगे? पाकिस्तान के पास है क्या किसी चीज को किसी को दिखाने के लिए कि हमारे पास ये है, हम ये एक्सपोर्ट करेंगे, हम दुनिया को ये देंगे, ये करेंगे, हमारी ये कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन? कुछ देखो, कॉमन सेंस की बात है। आपको सारे मसाइल का पता है, आप हल देने से कासर थे। आप अपनी मर्जी की हर चीज के ऊपर आप रेजिडेंशियल ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, आपने नहीं किया तो सिर्फ अपना मैंडेट डिलीवर नहीं, जो कि काबिल अफसोस बात है। आप रियासत मदीना पे, मैं हैरान हूं, इस पे भी उन्होंने ओआईसी की स्पीच में भी उन्होंने कहा जी कि देखें लोगों को पता ही नहीं है कि ओआईसी का रियासत मदीना की क्या चीज है। मैं समझता हूं, हैरान होता तो खान साहब की कई दफा कह चुके हैं, मैं भारत को, मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा समझता हूं। और यार वहां 4 मैच खेलने से इंडिया में जाके आप उसके सारे फंडामेंटल को समझ गए। कुछ 2 हिस्ट्री की किताबें आपने पढ़ी होंगी मेरी तरह, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा समझता हूं। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये बल्कि एक बीमारी है, बल्कि बंदा समझे कि आई एम ऑलवेज राइट और आई एम बेटर देन एवरीबॉडी। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अ साइकोलॉजिकल मैटर। जो बंदा ये समझे चीमा साहब कि आई एम ऑलवेज राइट, आई कैन नॉट बी रॉन्ग, और आई एम द ओनली वन हु हैज अ विजन इन द वर्ल्ड, दैट इज समथिंग रॉन्ग विद यू। तो उसमें आके तो ये मसाइल मैं जो देख कर आया हूं अपनी आंखों से, और खास साहब मैं चीमा साहब मैं जहां गया, मैंने हर ड्राइवर से, हर डोरमैन से, हर वेटर से ये पूछने की कोशिश की कि आपकी जिंदगी के हालात क्या हैं, तनख्वाह के साथ आपका क्या बजट बन रहा है, तो खुदा की कसम चीखें उनकी निकली। और इन लोगों को कोई हया नहीं है, किसी के माथे पे बल नहीं है कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और मिसालें क्या दे रहे हैं लोगों को कि हमने क्या, आप क्या खुद मेरे सब देखे ना। इस वक्त मेरे अंदाजे से काफी कैबिनेट के लोग जो हैं वो अपने वन वे टिकट जो है करा चुके हैं। शहजाद अकबर साहब, आजम खान साहब तो पहुंच चुके हैं, अपने अपने वापस घरों में आ चुके हैं। बल्कि आजम खान साहब जो है वो तो वाशिंगटन डीसी में अगर आए हैं, कई लोग जो इस वक्त तजिया कार है वो तो कहते हैं वो पिछले पूरे 1 साल से वो बिल्कुल IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान में जिस तरीके से लेजिस्लेशन हुई है वो अब डांट मिलाएं तो बिल्कुल बात सही बनती है कि वो अपनी जाब पक्की करते रहे और अपने मास्टर्स के पास वापस आ चुके हैं वाशिंगटन डीसी में। 2 बंदे तो आ गए की प्लेयर, बाकी लाइन में होंगे, सारे टिकट लेकर बैठेंगे। कई बेचारे, मेरा एक दोस्त बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था नून लीग का, उससे मैंने पूछा कि हालात क्या है, उसने कहा ये 2 ग्रुप हैं, कुछ टिकट मांग रहे हैं, कुछ माफिया मांग रहे हैं। तो ये हालात है। वो कहते हैं जी अब आप आने वाले हैं, जाहिर है हमने आपके ऊपर हीरोइन लाई किलोज के हिसाब से